हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, उसकी प्रिपरेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो टोटल 3 घंटे का होता है। इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसके अंदर आपके जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये सब स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है, सबको देना पड़ता है। और दूसरा पेपर होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसके अंदर जिस भी स्ट्रीम के आप हो, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पेपर देना चाहते हो, उसके क्वेश्चन आते हैं। तो हम अगर बात करें तो हम लॉ सब्जेक्ट की बात करेंगे। यहाँ सेकेंड पेपर हमारा लॉ का होगा। टोटल टाइम 3 घंटे मैंने आपको बताई। पेपर 1 के अंदर आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 के अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपके। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या पर्पस है ये यूजीसी नेट का पेपर क्वालिफाई करने का, देने का? तो देखिए, अगर आप अपने मास्टर्स के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, किसी अच्छी जगह से करना चाहते हैं, या पीएचडी के अंदर स्कॉलरशिप से आप करना चाहते हैं, तो आप ये नेट का पेपर अगर क्वालिफाई करते हैं और इसमें भी आप अगर अच्छी परसेंटेज से करते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं और जेआरएफ हो जाता है आपका, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है पीएचडी करने के लिए। इसके अलावा आप अगर टीचिंग लाइन में जाते हैं और एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पे अप्लाई करते हैं, तो एक तरीके से ये एक मैंडेटरी कंडीशन है आजकल कि आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ हेल्प करती है। या फर्दर आप अगर रिसर्च फील्ड में जाते हो अपने सब्जेक्ट के अंदर, तो भी ये आपको हेल्प करता है। आपका ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है ये साल में 2 बार होता है। ऑनलाइन मोड के अंदर होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ये आपका ऑफलाइन हार्ड पेपर पेन से नहीं होता है। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे। इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डिस्क्रिप्टिव या रिटन एग्जाम नहीं होता है। क्लियर? तो ये आपको मैंने कुछ बेसिक्स बताई यूजीसी नेट के एग्जाम की। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो दोनों इसके पेपर आते हैं उसके अंदर मेजरली क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। सारे टॉपिक्स यहाँ नहीं लिखे मैंने, जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड का आता है, जो कॉमन फॉर ऑल है, सारे के सारे स्टूडेंट्स को देना पड़ता है। और इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी 50 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से एरिया से रिलेटेड होते हैं, तो देखिए इसमें टोटल आपके 10 यूनिट्स आती हैं। और 10 यूनिट्स के अंदर जैसे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूजीसी नेट का एग्जाम आपके टीचिंग लाइन में जाने के लिए या फिर रिसर्च लाइन में जाने के लिए बहुत असेंशियल होता है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पेपर 1 में पूछे जाते हैं इन एरियाज से। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, कम्युनिकेशन, मैथ्स के क्वेश्चन आपके आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इन सब कोर एरियाज से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन की एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक छोटा सा हैक जो आप लोग यूज़ भी करते होंगे, आप में से कई लोगों को पता भी होगा। कॉम्प्रिहेंशन जो आप करते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में आता है, उसको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका ये है, ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि पहले पैसेज को पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है उनको पढ़ते हैं, फिर दोबारा पैसेज में जाके उनके आंसर ढूंढते हैं। तो इस तरीके से हमारा डबल टाइम खराब होता है। इससे बेटर आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको क्वेश्चंस रीड करने चाहिए जो आपके पैसेज के साथ गिवन है, और वो क्वेश्चन आपके दिमाग में एक बार थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा क्या पूछा जा रहा है, कहां से पूछा जा रहा है, फिर पैसेज को पढ़ो। तो अब जब आप पैसेज को रीड करोगे तो दिमाग में आपके क्वेश्चन पहले से होंगे, तो आप आंसर को जल्दी आइडेंटिफाई कर पाओगे, ढूंढ पाओगे उस पैसेज के अंदर से। यह आपका टाइम बचाएगा। तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम पेपर 2 की तरफ चलें, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, 100 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और जो हमारा लॉ का पेपर है, इसमें आपसे किन किन एरिया से सवाल पूछे जाते हैं, इसमें भी आपके 10 यूनिट्स होती हैं। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से पूछे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कमर्शियल लॉज, फैमिली लॉ, एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, और आईपीआर एंड आईटी। ये मेन आपके सिलेबस का पार्ट है। इन एरियाज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। ये सारी चीजें तो आपको मिल जाएंगी वेबसाइट पे। मुद्दे की बात क्या है कि कैसे प्रिपेयर किया जाए आपके इन दोनों पेपर के लिए। तो देखिए,
कुछ पॉइंट्स यहां मैं आपको जरूरी बताना चाहूंगा, साथ साथ हम डिस्कस करते चलते हैं, आप देखते चलिए। यहां पे सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट यहां पर है, आई थिंक दिस इज विजिबल, यस, सबसे पहली चीज, नीड टू फोकस ऑन पेपर 1 इक्वली। जिस तरीके से आप अपने पेपर 2 पे फोकस करते हो, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसी तरीके से वैसे ही बराबर आपको अपने पेपर 1 पे भी फोकस करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गड़बड़ करते हैं, हल्के में लेते हैं पेपर 1 को। वो ये सोचते हैं कि पेपर 1 में तो 50 क्वेश्चन ही है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है, और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है पेपर 2, तो हम उसके अंदर ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। इसलिए पेपर 1 को वो कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं कि इसमें थोड़े से नंबर ले आते हैं, नंबर अपन अच्छे खींचने, वो पेपर 2 में खींच लेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि अब कंपटीशन इसके अंदर भी बहुत बढ़ गया है। पेपर 1 को अगर आप छोड़ के जाओगे तो आपके लिए यूजीसी नेट क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बहुत बार स्टूडेंट्स इस वजह से रह भी जाते हैं कि उन्होंने अपने पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक में तो बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लिए, पेपर 1 में उनके बहुत ही कम नंबर बने। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको इक्वली इंपॉर्टेंस और वेटेज देनी है पढ़ाई के समय पेपर 1 को भी, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। और पेपर 1 के अंदर आपके ज्यादातर ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे एरियाज हैं जिनके अंदर आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपका रीजनिंग का पार्ट हो गया, मैथ्स का पार्ट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, तो इनके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आप केवल पढ़ोगे तो पढ़ के काम नहीं चलेगा। जितना ज्यादा उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे टाइम के साथ, तभी आपका उसके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। जितने ज्यादा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे, उतना ज्यादा उसके अंदर आपका इंप्रूवमेंट होगा। जितने ज्यादा मैथ्स के सवाल सॉल्व करोगे, रीजनिंग के करोगे, उतना ज्यादा उसके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। तो पेपर 1 के अंदर आपका मोर ऑफ प्रैक्टिस से रिलेटेड है, पढ़ने से ज्यादा। तो आपको इसको भी इक्वली फोकस करना है तैयारी के समय। आगे देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं कह सकता हूं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके समझने और सीखने की चीज है वो ये है, डू नॉट स्टार्ट स्टडिंग रैंडमली। आपको यूजीसी नेट की अगर तैयारी करनी है, मैं लॉ की बात कर रहा हूं, लेकिन जो दूसरी स्ट्रीम का अगर कोई बच्चा देख रहा है वीडियो, तो उनके लिए भी ये कॉमन चीज अप्लाई होती है एज इट इज, कि अगर आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो रैंडमली पढ़ना शुरू मत करो। हम क्या करते हैं, हमने सिलेबस देखा कि ठीक है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ रहा है, तो कोई भी किताब ले आएंगे या बेयर एक्ट ले लेंगे और रैंडमली उसको पहले पन्ने से पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसे आपको रैंडमली पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है यूजीसी नेट के लिए। क्या कारण है इसका? एक तो सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है आपका, सबसे पहली चीज तो यह है कि बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है। दूसरा, इसका पैटर्न आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इसलिए, और क्योंकि वास्ट सिलेबस है, हम जानते हैं 10 यूनिट है, 10 यूनिट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिलेबस छोटा है। अगर इस सिलेबस को आपको 3 से 4 महीने के अंदर, या मैं कहूं 6 महीने के अंदर, क्योंकि हमने देखा अभी साल में 2 बार, यानी कि लगभग हर 6 महीने में आपका पेपर होता है, तो अगर हम टारगेट लेके चलें कि 5 से 6 महीने में हमें पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना और ट्राई करना है कि नेट क्यों, हम तो जेआरएफ क्वालिफाई करें, तो इस 5 से 6 महीने के अंदर आपको इतना वास्ट सिलेबस कवर करना है, तो रैंडमली पढ़ने बैठोगे, मोटी मोटी किताबें लेके आके बैठोगे तो नहीं क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो रैंडमली नहीं पढ़ना। आप क्या करना है, आपको देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस को थॉरोली पढ़ना है और एनालाइज करना है। सिलेबस आपको मिल जाएगा यूजीसी नेट की वेबसाइट पे, पेपर 1 के जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर वो मिल जाएंगे, और आपका जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, हम लॉ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उससे रिलेटेड आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। एक तो बहुत अच्छी बात है, सिलेबस बहुत ही वेल डिफाइंड और अच्छे से लिखा गया है वहां पे, और उसको थॉरोली पढ़ने के बाद, समझने के बाद कि सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, अब आप जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे। जो भी आपके यूजीसी नेट के अंदर अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जो भी पेपर आए हैं आपके, उन प्रीवियस ईयर पेपर्स पे आप जाओगे, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी, और उन दोनों चीजों को, मतलब पेपर 1 और 2 के PYQs को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। अब आप जब ये एनालाइज करोगे इन दोनों चीजों को, किन चीजों को? सिलेबस को और PYQs को, तो क्या कंक्लूजन आपका निकलेगा? देखिए, जब आप एनालाइज कर लोगे, मैनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड रिपीटेडली, कि बार बार आपके यूजीसी नेट, और हम देखते हैं जनरली एग्जाम्स में ये चीज होती भी है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कई बार। हम अगर जुडिशरी के एग्जाम की बात करें तो हम
हमारे प्रीलिम्स का एग्जाम देख लें या मेंस का एग्जाम देख लें, किसी भी स्टेट की जुडिशरी का, इनफैक्ट अगर मैं यूपीएससी के एग्जाम्स की भी बात करूं तो वहां पे भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जुडिशरी में भी काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ऐसे कहते हैं अगर हम पीछे की पीवाईक्यू सारे किसी टॉपिक से रिलेटेड करके जा रहे हैं तो बहुत संभावना होती है कि हमें कोई ना कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ या प्रैक्टिस करा हुआ मिल जाएगा पेपर में, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। इसी तरीके से जब आप एनालाइज कर लोगे पीवाईक्यूज को और सिलेबस को तो आपको क्या पता लगेगा, काफी सारे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज, एक पैटर्न पता लगेगा आपको क्वेश्चंस का, कि अगर आईपीसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हर बार इलस्ट्रेशन बेस्ड ही पूछा जा रहा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जा रहा है तो हर बार फंडामेंटल राइट से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है या डीपीएसपी से पूछा जा रहा है, अगर जूरिस्प्रूडेंस से पूछा जा रहा है तो एक पर्टिकुलर आपके जूरिस्ट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, या फिर किसी और एरिया से पूछा जा रहा है तो वहां पे आपका कोई इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं, सीधा सीधा आपका सेक्शन और उस सेक्शन में क्या लिखा है बस इतना पूछा जा रहा है। तो ऐसे एनालाइज करके आपको ये सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाएगी कि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनका पैटर्न क्या है। क्लियर? और इसके बाद ये भी आपको पता लगेगा एनालाइज करके कि जो कोर और हाई वेटेज के टॉपिक्स या एरियाज कौन से हैं आपके सिलेबस में से। अभी हमने ये चीज डिस्कस करी कि आपके दोनों पेपर में 10-10 यूनिट्स आती हैं, मतलब 10 टॉपिक्स हम मान लेते हैं, 10 पेपर 1 में 10 पेपर 2 में टॉपिक्स। अब उसके अंदर जरूरी तो नहीं है कि 10 के 10 टॉपिक में से आपके इक्वली सवाल पूछे जा रहे हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे आपके कम सवाल पूछे जाते हैं, या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार पेपर के अंदर भर भर के बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, यह आपको पता लगेगा। और इस तरीके से आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाई वेटेज के कोर एरियाज, कोर टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में। और जब ये सारी चीजें आपके अच्छे से एनालाइज हो जाएंगी, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, आप अपना वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके सारी चीजें बैक करके देख सकते हैं, बहुत आपको मदद मिलेगी प्रिपरेशन में इनसे। जब ये आपने एनालाइज कर लिया तो आपको क्या पता लगेगा इस एनालिसिस से, ये पता लगेगा कि अब आपको क्या पढ़ना है। मान लीजिए हर साल 100 में से केवल 2 सवाल पूछे जा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में से, तो क्या मैं अपना टाइम खराब करूंगा 2 सवाल के लिए वो पूरी बड़ी सी यूनिट पढ़ने में? मैं तो नहीं करूंगा, और मुझे उम्मीद है आप भी नहीं करोगे। और कोई ऐसी एक यूनिट है जिसमें से आपके हर साल 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस यूनिट को आप छोड़ना प्रीफर करोगे? बिल्कुल अफोर्ड नहीं करोगे छोड़ना, मैं भी नहीं करूंगा, आप भी नहीं करोगे, है ना। तो हमें यह पता लगेगा कि क्या पढ़ना है इस एनालिसिस के बाद। दूसरा, कैसे पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। जैसा मैंने आपको बताया क्वेश्चन का पैटर्न पता लग जाएगा, तो अब किसी पर्टिकुलर टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ किताबों से पढ़ना है, या बेयर इट सफिशिएंट है, तो किस तरह कहां से पढ़ना है यह भी आपको पता लगेगा इस एनालिसिस से। और कितना पढ़ना है, एक तरीके से जैसा मैंने बताया इन डेप्थ या ऊपर ऊपर से, या किस सोर्स से पढ़ना है, तो यह आपको सारी चीजें इससे पता लगेगी। तो यह आपको सबसे पहले काम करना है, यह एनालिसिस का, आपके सिलेबस का भी और पीवाईक्यूज का। अब आगे देखिए एक और चीज, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था रैंडमली नहीं पढ़ना है, कुछ भी कहीं से उठा के पढ़ना शुरू कर दिया कि जी इसमें आपके इंटरनेशनल लॉ लिखा है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, तो एक अच्छी किताब आती है एस.के. कपूर की, इतनी मोटी किताब होती है, वो लेके आ गए और वो पढ़ना आपने शुरू कर दिया। एक यूनिट है इंटरनेशनल लॉ की, और वो किताब आप साल भर में भी कवर नहीं कर पाओगे ढंग से पढ़ोगे तो। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशन की लिया है एमपी जैन, जो इतनी मोटी किताब आती है, उससे रैंडमली पढ़ना शुरू कर दिया, एक यूनिट कवर नहीं होगी, 1.5 साल निकल जाएगा। तो ऐसे आपको ये गलतियां नहीं करनी है अगर आपको यूजीसी नेट कम समय में और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना है। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट स्टडी करनी है, जो आपके पेपर की रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से आपके पेपर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। जब पेपर आपकी डिमांड ही नहीं कर रहा कि इतना ज्यादा, कोई थीसिस थोड़ी लिखनी है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या इंटरनेशनल लॉ पे, थीसिस तो डिमांड नहीं कर रहे आपसे, जो पेपर का लेवल है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है और वही रिक्वायरमेंट है, वैसे ही आपको पढ़ना है। तो टू द पॉइंट पढ़िए एंड डोंट गो फॉर बिग एंड बल्की बुक्स, बिल्कुल नहीं। जितना पॉसिबल हो बेयर एक्ट पे स्टिक करो, या फिर दुक्की आती है, जैसे
कई स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, मैंने भी पढ़ी, अच्छी होती है। एके जैन की दुक्की आती है, वो भी बहुत अच्छी है, और इस एग्जाम के अंदर तो बहुत हेल्प करेगी वो। टू द पॉइंट चीजें होती हैं उसके अंदर, वहां से पढ़ो, कंसेप्ट भी क्लियर, क्वेश्चन भी फंसेंगे उसमें से, और ज्यादा कोई मोटी मोटी पोथियां पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है? तो ध्यान रखें आप इस पॉइंट का। चलिए अब देखिए, जैसा कि अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है तो आपको रैंडमली पढ़ना शुरू नहीं कर देना कि बस सिलेबस उठाया, टॉपिक देखे और किताबें, जो हाथ में किताब आई, जो डायरेक्ट हाथ में आया, खोला, पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया? सिलेबस एनालिसिस, पीवाईक्यू एनालिसिस, सारा कुछ हो गया, जिससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पैटर्न आ रहा है, सारी चीजें, है ना। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक हमने शुरू नहीं किया पढ़ना, अभी तक हमारी प्रिपरेशन चल रही थी। आपको पता है ना, क्राइम की स्टेजेस होती हैं, इंटेंशन होती है, फिर प्रिपरेशन स्टेज, फिर बाद में कमीशन ऑफ क्राइम होता है। तो इसी तरीके से अभी आपकी प्रिपरेशन स्टेज चल रही थी, अब आप कमीशन ऑफ क्राइम करोगे, मतलब अब एक्चुअली आप पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले फर्स्टली कवर द आइडेंटिफाइड कोर एरियाज, जो हमने सिलेबस और पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज किए हैं, जिससे हमें पता लग गया कि कोर एरिया, हाई वेटेज एरिया कौन कौन से यूनिट्स हैं, कौन से यूनिट्स हैं जिनका बहुत ज्यादा वेटेज या बहुत ज्यादा वो कोर एरियाज हैं। सबसे पहले उसको कवर करना शुरू करो। देखो, मैं अपने कई सारे वीडियोस में ये बता भी चुका हूं, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। एक चीज होती है जिसे हम 70-30 रेशो कहते हैं। 70-30% का रेशियो होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि आपका कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी, केवल यूजीसी नेट की बात नहीं कर रहा, आपके जुडिशरी के एग्जाम हो या आपके यूनिवर्सिटी लेवल के हो, इवन आपके स्कूल के भी एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें क्या होता है, आपका किसी भी एग्जाम का जो 70% क्वेश्चन पेपर बनता है, मतलब ये मान लो 100 सवाल आ रहे हैं तो उसमें लगभग 70 सवाल वो आपके 30% सिलेबस के टॉपिक्स में से बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, उसमें जो 70% क्वेश्चन आते हैं आपके, वो सिलेबस के केवल 30% कोर एरिया में से आते हैं, और जो पेपर के रिमेनिंग 30% क्वेश्चंस हैं वो आपके इस बचे हुए 70% सिलेबस में से आते हैं। समझ आ रहा है? तो आप सब लोग स्मार्ट हैं, स्मार्ट स्टडी करना यही कहलाता है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उस 30% के कोर एरिया को टारगेट करोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे, जिसमें से आपका 70% पेपर आने वाला है। कोई एक गधों वाली बेवकूफी नहीं करेगा। आप सब लोग स्मार्ट हो बहुत, मुझे पता है, कोई नहीं करेगा गधों वाली बेवकूफी कि पहले आप उस 70% को कर रहे हो जिसमें से आपका 30% पेपर आएगा। नहीं करोगे ना? पहले हम इस 30% कोर एरिया को प्रिपेयर करेंगे। समझ आया? तो ये आपका पहला पॉइंट, फर्स्टली कवर द आइडेंटिफाई कोर एरियाज। आगे देखिए, पढ़ते पढ़ते, चाहे बेयर एक्ट से पढ़ रहे हैं या किसी दुक्की से पढ़ रहे हैं या कोई और मटेरियल से पढ़ रहे हैं, अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। शॉर्ट नोट्स बनाने का यह मतलब नहीं है कि अलग ही एक किताब छाप दो, इतना डिटेल में लिख रहे हो। कई बच्चे करते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं फिर उस लाइन के नोट्स बनाते हैं, फिर पढ़ते हैं एक लाइन फिर उसके नोट्स बनाते हैं, और बाद में जब पूरे टॉपिक के नोट्स बनते हैं तो पता लगता है बुक के अंदर वो 5 पेज में था, यहाँ उन्होंने 4.5 पेज में नोट्स बना दिए उसके। तो ऐसे करते रहो तो एक अलग ही किताब छाप दोगे लिखते लिखते। कभी ये नहीं होता। नोट्स बनाने का हमेशा एक फॉर्मूला आप ध्यान रखो, नोट्स को आपको हमेशा 1/10 या मैं कहूं 10% इतने पोर्शन में कंसाइज करना है। क्या मतलब है 1/10 का? अगर आप 10 पन्ने पढ़ रहे हो तो उन 10 पन्नों के जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो एक पन्ने के अंदर आ जाने चाहिए। जो आपके क्विक रिवीजन के शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, जो आप पॉइंटर्स में बनाते हो या इस तरीके से लाइनें वाइनें खींच के अपने तरीके से बनाते हो, 1/10 यानी 10 पेज पढ़े तो उसको एक पेज में कंसाइज करना है, 100 पेज पढ़े तो उनको 10 पेज में कंसाइज करना है, उससे ऊपर नहीं जाना, तो आपके नोट सही बने हुए हैं, तब वो आपको काम आएंगे। वरना एक किताब पहले पढ़ रहे थे, बाद में दूसरी किताब छाप दी, उसको पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है। दिमाग पे, छोटे से दिमाग पे जोर ही पड़ेगा और क्या होगा, फूक जाएगा दिमाग।
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो पॉइंटर्स की फॉर्म में या जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको बाद में रिवीजन में वो काम आएंगे। बार बार आपको आपके जो सोर्सेज हैं पढ़ने के उनको रेफर नहीं करना पड़ेगा, नोट्स पढ़े काम खत्म। इसके बाद हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और इस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिवाइज रेगुलरली। रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे आपको पीरियडिकली रिवीजन करना है, बिकॉज रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितना ज्यादा किसी चीज को रिवाइज करोगे उतना ही जल्दी उस चीज को एग्जाम में बैठे हो या वैसे सोच रहे हो रिकॉल कर पाओगे। कई बार होता है ना, छोटे बच्चे करते हैं कि किसी चीज के मान लो 10 पॉइंट है, 10 में से उनको 6 या 7 याद आते हैं, बाकी के 3-4 याद नहीं आ रहे होते। फिर इधर उधर देखते हैं, छत की तरफ देखते हैं जैसे छत पे कुछ लिखा हुआ है, नीचे देखते हैं जैसे नीचे कुछ लिखा हुआ है, और याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 10 में से 3-4 पॉइंट भूल ही जाते हैं। उसका क्या रीजन है? हम अगर ढंग से रिवाइज नहीं करते, चीजों को रिकॉल नहीं करते अच्छे से, तो हम चीजें भूलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है इस एग्जाम के लिए भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट और अदर एग्जाम्स के लिए भी, कि आपको पीरियडिकल रिवीजन जरूर 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 करना है। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनका, या जो भी आपने पढ़ा है यूजीसी नेट से रिलेटेड, वेरी एसेंशियल, रिवाइज रेगुलरली। आगे देखिए, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट। पेपर 1 आपका है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं। जैसे मैथ्स के सवाल है, मैथ्स के सवाल पढ़ पढ़ के याद थोड़ी करोगे। एक बार फॉर्मूला देख लिया, जो ट्रिक लगती है वो देख ली, पढ़ लिया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस ही करनी है ज्यादा से ज्यादा सवालों की। इसी तरीके से रीजनिंग के होते हैं या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, उनके आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। पढ़ने रटने से काम थोड़ी चलेगा उसके अंदर। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए या आपके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। ज्यादा से ज्यादा मॉक, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो अवेलेबल हैं। तो जो टॉपिक्स आपके कॉमन इसके अंदर जुडिशरी के अंदर भी आते हैं, तो आप वो जुडिशरी वाली बुक से भी उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कॉमन टॉपिक्स है। ऐसे नहीं वहां से पूरा पढ़ने बैठ जाओ। जैसे जूरिस्प्रूडेंस कई स्टेट्स में पूछा जाता है, तो अगर आपको किसी जुडिशरी के एग्जाम के पीवाईक्यू मिल जाते हैं जो आपके जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड है या किसी और लॉ से रिलेटेड है, तो उनके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा करो क्वेश्चन प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। फोकस एंड प्रिपेयर बेयर एक्ट्स एंड दुक्की। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, जितना हो सके पॉसिबल मोटी मोटी पोथियां नहीं पढ़नी है, बड़ी बड़ी किताबें ला लगे, बल्कि बुक्स। बेयर एक्ट पे फोकस करो ज्यादा से ज्यादा, और जो आपकी दुक्की आती है, एके जैन की दुक्की है, छोटी छोटी किताबें जो आपका एग्जाम की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से सफिशिएंट है आपका मटेरियल, उसमें उनसे पढ़ो, जिससे कम समय में अच्छे से अच्छा पढ़ पाओ, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पाओ, दिमाग पे ज्यादा आपके फालतू का जोर ना पड़े। और इसी के साथ साथ अगर आप कोई भी करंट लीगल जीके से रिलेटेड या लीगल अपडेट्स चाहते हो, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको पता ही है, लाइव लॉ। आप सब लोग लीगल स्टूडेंट्स यूज भी करते होगे, उस पर रेगुलरली हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने क्या क्या जजमेंट दिए हैं, ऑर्डर दिए हैं, सब कुछ डिसीजंस उस पर आते रहते हैं। तो आपके एग्जाम में कई बार उनसे रिलेटेड जो रिसेंटली जजमेंट्स वगैरह पास किए जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लाइव लॉ रेगुलरली फॉलो करते रहो। जब भी टाइम मिले, दिन में आधा घंटा मिले, आधे घंटे स्क्रॉल कर लो अपने लैपटॉप में या मोबाइल में, और देख लो कि आज क्या कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का आया है या नहीं आया। तो ये था आपका यूजीसी नेट के एग्जाम के पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काम का रहे। इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी रखो और आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर केवल यूजीसी नेट नहीं, कोई भी एग्जाम क्लियर करने से। अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के करो, स्मार्ट स्टडी करो, रिवीजन प्रॉपरली करो, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। तो इसी तरीके से और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ हम रेगुलरली वीडियोस डालते रहते हैं आपके अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड, तो आप उसको देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी। और बहुत जल्द हम यूजीसी नेट से रिलेटेड भी लेक्चर की सीरीज शुरू करने वाले हैं आपके यूट्यूब पे, जो आपको वहाँ पे भी इससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, लेक्चर्स मिलते रहेंगे यूजीसी नेट से रिलेटेड। सो जुड़े रहिए चैनल के साथ, फॉलो करते रहिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए, एग्जाम को क्रैक करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।